हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग ने टॉपिक लिया है वो लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू कहना चाहती हूँ और एंड अ बिग सल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स, टू द नर्सेज, वार्ड बॉयज़, हमारे जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने भी पुलिस वाले हैं, इवन हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो इस समय लगे हुए हैं एंड दे आर वर्किंग लाइक अ वॉरियर्स। आज जो कोरोना की वजह से हमारे पूरे देश, हमारे पूरे समाज की जो स्थिति है उसको सुधारने में लगे हैं, तो एटलीस्ट दे डिज़र्व सम रिस्पेक्ट। तो अ बिग सल्यूट टू देम। चलिए फिर अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। साइंटिफिक मैनेजमेंट का F.W. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा दिए गए हैं ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो ये वर्ड है ये इन्होंने ही इजाद किया था, यानी कि ही इज़ दी ओनली वन हु कॉइंड द वर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब ये वर्ड देने वाले F.W. टेलर ही हैं। The very first point is Frederick Winslow Taylor was an American mechanical engineer who gave the principles of scientific management in 1911। मतलब जो F.W. टेलर थे वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए थे 1911 में। ठीक है, और इनके द्वारा दिए गए लगभग 4 प्रिंसिपल्स हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास जो ये पूछते हैं कि क्या जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो फ्योल ने दिए हैं क्या वो गलत हैं या जो टेलर ने दिए हैं वो गलत हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि F.W. टेलर ने फ्योल के प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। कॉन्ट्राडिक्ट मेरा मतलब है कि कहीं भी ये आप किसी भी बुक या किताब या नेट पे नहीं पढ़ोगे कि टेलर ने कहीं भी क्रिटिसाइज़ किया हो फ्योल के प्रिंसिपल्स को कि ये गलत है या ये इनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या चेंजेस की ज़रूरत है। ऐसा कहीं भी नहीं दिया है। टेलर ने हमेशा जितने भी प्रिंसिपल्स रखे हैं या टेक्निक्स जो भी आगे आप पढ़ोगे उसमें उन्होंने सपोर्टिंग स्टेटमेंट दिए कि जो प्रिंसिपल्स फ्योल के दिए गए हैं वो भी गलत नहीं है और जो हम दे रहे हैं वो भी गलत नहीं है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों में मत पड़िएगा, इन डाउट में मत रहिएगा कि फ्योल के प्रिंसिपल्स ज़्यादा सही हैं क्योंकि ज़्यादा दिए हुए हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं और ये कम प्रिंसिपल्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ ऑफ दी प्रिंसिपल्स दोनों प्रिंसिपल्स आपके गिवन बाय टेलर ऑफ फ्योल ये इक्वल एक वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, यानी कि ये साइंस है मैनेजमेंट, ये रूल ऑफ थंब नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है, in order to increase the organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted by the methods developed through scientific analysis of work। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रूल ऑफ थंब मेथड ये कहता है, मतलब ये रूल ये कहता है कि जो ये रूल है रूल ऑफ थंब, इट शुड बी सब्स्टिट्यूट मतलब ये हट जाना चाहिए बाय द मेथड्स डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस। और किस मेथड से हटना चाहिए? उन मेथड से साइंटिफिकली जो कि डेवलप किए गए हैं स्पेशली आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों कहा गया कि रूल ऑफ थंब हटना चाहिए? क्योंकि रूल ऑफ थंब एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड है, यानी कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो आप अपनी कॉन्शियसनेस से ले रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस से ले रहे हो, आप कोई साइंटिफिक स्टडी के थ्रू नहीं ले रहे हो उसको। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, हियर द रूल ऑफ थंब मीन्स द डिसीजन टेकन बाय अ मैनेजर एज पर दियर पर्सनल जजमेंट। मतलब वो अपने पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड है, वो उसने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं करी है या कोई उसने प्रूव नहीं किया है इसको। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट कहता है कि चीज़ों को आप साइंटिफिकली प्रूव कीजिए, उन पे प्रिंसिपल्स लगाइए, कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट करिए, मतलब लॉजिक होना चाहिए। आप सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस से, जैसे कि रूल ऑफ थंब कहता है वैसे ना लगाइए कि एक होता ना हिट एंड ट्रायल मेथड के 10 बार मार रहे हो, एक बार सही पड़ गया तो वही चीज़ हो गई, वो तरीका नहीं होता है। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन से काम नहीं कर सकते हो, आपको लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। So according to F.W. Taylor, even a small productivity of production activity like loading iron sheets into box cars can be scientifically planned। यानी कि
टेलर यहाँ ये बोलते हैं कि एक छोटा सा काम भी कि उठा करके चीज़ों को बॉक्स कर कार में रख देना, इसमें भी आपकी साइंटिफिक प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब आपको हर चीज़ की प्लानिंग एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में करनी ही पड़ेगी। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एज वेल एज ह्यूमन एनर्जी, यानी कि इससे आपका टाइम तो बचता ही है, आपकी ह्यूमन एनर्जी भी बचती है। भैया आप इंट्यूशन से काम अगर करोगे, मन से काम कर रहे हो, मतलब मन मेरा यहाँ पे मतलब कि आपके दिमाग में जैसे कॉन्शियसनेस कह नहीं, मेरा मन कह रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो टाइम आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस की सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन से जा रहे हो, तो वो चीज़ें गलत है। आपने लॉजिकली उन चीज़ को नहीं किया है। कि आप यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप पहले प्रैक्टिकली करके देखो, और अगर वो प्रूव हो जाए कि वो चीज़ सही है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रिंसिपल इज मेनली कंसर्न विद सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस एंड, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइंटिफिक एनालिसिस से करना है, ठीक है, एंड नॉट बाय इंट्यूशन और हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब होता है कि 10 बार तीर चलाए, एक बार तो सही हो जाएगा, या 10 बार तीर चलाए 3 बार अगर उस डायरेक्शन में गया तो उसका मतलब वही वाला डायरेक्शन सही है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड, दिस मेथड शुड बी अवॉइडेड रादर देन दिस मेथड। मतलब हमें साइंटिफिक एनालिसिस करना है, चीज़ों को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सॉल्व करना है, ना कि हम अपने इंट्यूशन या अपने दिमाग के अकॉर्डिंग उस पर जा रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं तो ऐसा हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल आता है इनका, एंड दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, हार्मनी मतलब होता है भाईचारा, आप कह सकते हो, हार्मनी मतलब भाईचारा, आप मिलके काम कर रहे हो, एंड नॉट डिस्कॉर्ड मतलब आपको अलग अलग नहीं होना है। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया गया है। टेलर emphasized that there should be complete harmony between the workers and the management, यानी कि दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे से मिल करके काम करें, हार्मनी से काम करें। Since if there is any conflict between the two, it will not be beneficial either for the workers or the management। यानी ये इसका मतलब ये हो कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर लड़ाई होती है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में तो ये दोनों के लिए ही खराब होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ इसका। बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर, यानी कि मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स अपनी मनमानी करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएं, या मैनेजमेंट सिर्फ अपना थोपती चली जाए कि नहीं आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। In order to achieve this, Taylor suggested for complete mental revolution। टेलर ने कहा इसके लिए complete mental revolution is very important। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि दोनों अपनी मानसिकता को बदल सके, दोनों यानी वर्कर्स और आपके जो मैनेजमेंट है, दोनों अपने मानसिक तरीके से बदल सके, अपने आप को मानसिक तरीके से इतना दृढ़ करें कि वो एक दूसरे के सपोर्ट में काम करें। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। कैसे? शेयरिंग अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद द वर्कर्स बाय मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को अगर प्रॉफिट में कोई सरप्लस पार्ट होता है यानी एक्स्ट्रा मनी होता है तो उसे शेयर करना चाहिए वर्कर्स से, तो वर्कर्स भी खुश होंगे। मैनेजमेंट के डिसीजंस में आप उनको इन्वॉल्व करिए, वर्कर्स खुश होंगे, वर्कर्स को लगेगा दे विल फील इम्पॉर्टेंट कि यार वो कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करिए, आप देखिए जब उनको लगेगा कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है तो वो और मन लगा के काम करेंगे आपके लिए, और कॉपरेट भी, मतलब यहाँ पे हार्मनी यानी भाईचारे के साथ आपके साथ काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। टीम स्पिरिट, मिल के काम करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करिए। मैनेजमेंट ज़्यादातर रुष्ट हो जाती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है, रूड हो जाती है जब वो काम लेती है अपने वर्कर्स से कि पेमेंट दे रहे हैं तो पैसे तो मतलब पैसा दे रहे हैं या पेमेंट दे रहे हैं तो काम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अगर इस तरीके का एटीट्यूड मैनेजमेंट अपनाती है तो वर्कर्स विल नेवर बी एबल टू बी दे विल नेवर बी एबल टू फील लाइक आपके घर की तरह, जैसे नहीं होता काम करना कि पूरे मन लगा करके, वो कभी भी काम नहीं करेंगे। आपको ऊपर से सपोर्ट ज़रूर करेंगे बट अंदर ही अंदर वो सोच रहे होंगे कहीं और किसी कंपनी में ज्वाइन कर लो। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जापनीज़ वर्किंग स्टाइल। एक्चुअली यहाँ पे मैंने उसको एलिबरेट नहीं किया, मैंने बढ़ाया नहीं यहाँ पे से, बट जापनीज़ का वर्किंग स्टाइल क्या था, द जापनीज़ वाले जो थे ना, उनका ये था कि वो दे नेवर गो ऑन स्ट्राइक, दे वेयर बैजेस, ब्लैक बैजेस। आपको ये कई बुक्स में मिलेगा देखने को ये एग्जाम्पल। जापनीज़ वर्किंग स्टाइल इनका क्या था कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो दे रैदर देन वर्किंग लेस
और rather than going on a strike they used to work more than the normal working hours. मतलब कि मेरी बात अगर मैनेजमेंट नहीं सुन रही है तो मतलब लड़ाई करना, स्ट्राइक पे चले जाना या जानबूझ के कम काम करना, ये नहीं करते थे. रैदर देन वर्किंग मतलब वो अपने आप को अच्छा काम कराने के लिए या अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो क्या करते थे, जो मैनेजमेंट होती थी ना उसके मन के अंदर एक अपनी क्या कहते हैं, एक सिंपथी, यानी आप ये इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ये एग्जैक्टली वर्ड है, ये आ नहीं रहा था एकदम मुंह पे. सिंपथी इज़ द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड. वो सिंपथी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आप हमें भले पैसा मत दीजिए, आप हमारी बात मत सुनिए, हम स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, हम आपका काम भी नहीं इफेक्ट होने देंगे और हम आपसे सिंपैथी गेन करके रहेंगे. मतलब दे यूज टू वेयर ब्लैक बैजेस, दे नेवर गो ऑन अ स्ट्राइक. और वो कभी आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, वो कभी आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, बट वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू क्रिएट अ सिंपैथी. मतलब आपके मन में अपने प्रति सिंपैथी क्रिएट करेंगे कि देखिए आपने हमारे साथ बदतमीज़ी करी है और 6 आवर्स आप नॉर्मल हमारी वर्किंग है, हम 10 घंटे काम करेंगे ताकि आपको ये एहसास हो कि आप गलत हो ना. गांधीगिरी टाइप की स्टाइल नहीं होती है, वो है थी इनकी. ठीक है, दैट वाज गुड एक्चुअली. ठीक है, थर्ड पे हम आते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अच्छा देखिए इसमें क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कॉपरेशन मतलब होता है कोऑपरेट करना, मतलब विलिंगली आप सामने आओ काम करने के लिए. दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मतलब ये जो प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वो इस प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा है इसको अगर और ज़्यादा रिफाइंड वे में पढ़ाया जाए तो ये बन जाता है, यानी कि ये इस प्रिंसिपल को हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले का एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन मतलब और बढ़ा करके अगर पढ़ा जाए इसको. तो देखिए, while the harmony principle emphasizes the need of harmony. मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये ऊपर वाला जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा अभी यहाँ, ये वाला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसमें आपने पढ़ा द नीड ऑफ हार्मनी, यानी कि भाईचारे से काम करना है, ये आपने पढ़ा. बट इस प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो दिस प्रिंसिपल टेक्स इट फर्दर, आगे बढ़ाते हुए, एंड टॉक्स अबाउट द म्यूचुअल कोऑपरेशन. मतलब ऊपर से सपोर्ट नहीं करना है. हार्मनी में था कि यार मन लगा के एक साथ काम करो, बट अब ये जो कोऑपरेशन आया ना, अब ये कह रहा है आपको मन से भी काम करना है, यानी कि विलिंगली, यहाँ पे वर्ड आ जाता है, यहाँ पे विलिंगली आपको सपोर्ट करना है, विलिंगली. ठीक. अब बच्चे कई पूछते हैं कि मैम क्या मेजर डिफरेंस है. तो मेजर डिफरेंस तो मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आप हार्मनी की बात करते हो तो हार्मनी मतलब होता है मिल करके, सपोर्ट करके, एक साथ काम करना, अपने दिमाग को बदलना. जैसे कहते हैं ना, अगर आप कह सकते हो इस वाले प्रिंसिपल के लिए आप कह सकते हो, जैसे ये वाला प्रिंसिपल है, इसके लिए आप कह सकते हो सोच बदलो. ठीक है, यानी कि मेंटल रेवोल्यूशन कई बार आ चुका है ये पेपर में, एग्जैक्टली 1 या 2 नंबर में पूछा जा चुका है पहले भी कि मेंटल रेवोल्यूशन है क्या और कौन ज़्यादातर फॉलो करता है. तो जापानीज़ वर्किंग स्टाइल में ये फॉलो किया जाता है ज़्यादातर. ठीक है, तो कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में सोच बदलो नहीं थी, यहाँ पे आप कह सकते हो आदत बदलो. ये मैंने थोड़ा बनाया हुआ है कि ये बेसिक डिफरेंस, ये आप पेपर में मत लिख दीजिएगा, ये डिफरेंस है सिर्फ दोनों को डिफरेंशिएट करने का. यानी कि यहाँ पे आपको अंदर से बदल, यहाँ पे आपका मेंटली था कि आप मतलब जैसे देखिए यहाँ पे आपको अपना वर्किंग स्टाइल बदलना था, मतलब साथ में मिल करके काम करना है. ठीक है, सोच बदली, यानी कि मेंटल रेवोल्यूशन यहाँ पे दिया ना, मेंटल रेवोल्यूशन को सोच बदलनी है. और यहाँ पे कहता है आदत बदलो, यानी कि अब आपने सोच बदल ली ना, अब आप मन से भी एक्सेप्ट करो, आप यहाँ विलिंगली कोऑपरेट करो, लोगों के साथ मिल करके काम करो और मैनेजमेंट को कोऑपरेट करो. आप अकेले काम नहीं कर सकते हो. ठीक है, कोऑपरेशन वर्ड को लगाना था और कंपटीशन को हटाना था. इस प्रिंसिपल में यह है कि कोऑपरेशन वर्ड आपका लगेगा और किस वर्ड को हटाना था, वो था कंपटीशन, यानी कि ये वर्ड आपका हट जाएगा और इसकी जगह लगेगा कोऑपरेशन, यानी कि कंपटीशन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड और इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड कोऑपरेशन. A sense of individualism in terms of an organization can lead to diversion from the unified goals, ultimately affecting the growth of entire organization. अगर मैनेजमेंट हो या वर्कर हो,
दोनों में से कोई भी हो, अगर अपना सोच करके इंडिविजुअली अपने आप को अकेला लेकर के काम करता है तो सीधी सी बात है पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करेगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करेगी तो वो उसका एडवर्स इफेक्ट यानी उसका गलत इफेक्ट आपकी कंपनी पे तो पड़ ही रहा है, वर्कर्स की सैलरी पे भी पड़ेगा। तो ये वर्कर्स भूल जाएं कि अगर अकेले वो मिल करके काम कर रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए इसके आगे कंटिन्यूड है यहाँ पे ये, वी मस्ट मेक अटेम्प्ट्स टू रिमूव एनी कॉम्पिटिशन टू क्रिएट कॉपरेशन। यहाँ पे देखिए वर्ड इंक्लूड भी कर दिया, दिस कॉपरेशन मस्ट परक्यूलेट टू द लोएस्ट लेवल्स। यानी कि अगर आपको याद हो तो आपने एक चार्ट पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में कि एक आता है टॉप लेवल, एक आता है आपका मिडिल लेवल, और ये सबसे लास्ट वाला आपका सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल आता है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आपकी जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है और कॉपरेशन, मतलब यहाँ पे बात थर्ड प्रिंसिपल की हो रही है, जो आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, ये आपकी सारे लेवल्स पे आएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड इवन थर्ड, यानी कि लोएस्ट लेवल तक इसको पहुँचाया जाएगा। ये कहना है इस प्रिंसिपल का। ठीक है, लास्ट प्रिंसिपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हर इंसान अपने क्षमता के अकॉर्डिंग डेवलप कर सके और ग्रो कर सके। When any organization trains their employees, that organization is actually creating a better workforce for its own survival and growth. बहुत बड़ी बात है यहाँ पे ये लाइन जो इंक्लूड करी है, an employee should be scientifically selected। ये जितने भी आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे ना, इस वर्ड को आप दिमाग में बैठा लो। क्यों? क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ सेलेक्ट किए जाएंगे, जो वर्कर काम करेंगे, वो सारा साइंटिफिकली प्रूवन होगा। यानी कि ये कहने का मतलब ये था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को ट्रेन भी कर रही है तो वो ये कभी ना समझे कि वो एहसान कर रही है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। वो एहसान नहीं कर रही है, एक्चुअली वो अपने लिए एक बेटर वर्कफोर्स क्रिएट कर रही है। वर्कफोर्स मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयज़ का पूरा झुंड। तो वो अपनी वर्कफोर्स जो है अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए ही वो काम कर रही है। ठीक है, वो अपनी कंपनी के लिए काम कर रही है, यानी कि एक बेटर वर्कफोर्स अगर होगी तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी। यानी अ बेटर वर्कफोर्स वुड क्रिएट अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी वर्कफोर्स अगर है तो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी ना सोचे कि अगर वो बहुत अच्छा काम कर रही है तो वो एहसान कर देती है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ऐसा कभी भी नहीं है। वो एक अच्छी और एक सफल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में अपनी खुद की हेल्प कर रही है, ना कि वर्कर्स की। और देखिए अगर आप वर्कर्स को ट्रेन करोगे तो सीधी सी बात है वर्कर्स भी बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से, क्योंकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। Proper workshops, seminars should be organized so that employees could not feel a sense of safety, could also feel a sense of safety and their overall growth and development। देखिए वही चीज़ समझाई गई है यहाँ पे कि अगर आप सेमिनार्स के थ्रू या वर्कशॉप्स के थ्रू उनको और डेवलप करते हो, उनको और मोटिवेट करते हो और उनको और ट्रेन करते हो, तो उनको भी लगता है कि वो ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। The work assigned to each employee should suit his or her physical, mental and intellectual capabilities। यानी कि जो काम मेरे को दिया जा रहा है वो मेरी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल मेरी जो क्षमता है उससे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी स्कूल में मैथ्स टीचर को कह दें कि नहीं आप बायो पढ़ा लो, या बायो वाले को दे दें कि नहीं आप मैथ्स पढ़ा लो। वो उसकी फिजिकल, मेंटल या कहते हैं ना उसकी इंटेलेक्चुअल दिमागी कैपेबिलिटी को सूट करता हो। यानी कि अगर मैंने प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया हुआ है तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर का ही आगे काम संभालने या उसके जैसा कोई काम संभालूं, या फिर मुझे ट्रेनिंग दी जाए इतनी कि मैं और कोई काम संभालूं। मतलब मेरी मतलब ये है ना, ये तीनों चीज़ों से मेरी क्षमता से मैच करना चाहिए। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस मोर टू अर्न मोर। मतलब जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हमने पढ़ाया हुआ है ये फर्स्ट चैप्टर में कि एफिशिएंट मतलब वो होता है जो बिना वेस्टेज करे बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। तो जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर पाएंगे, और उनको अगर आप ट्रेन करोगे तो वो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दिस अल्टीमेटली हेल्प्स टू अटेन एफिशिएंसी भी मिल जाएगी एंड प्रॉस्पेरिटी टू द बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरीके की आपको क्वेरी हो इस वीडियो में तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और थैंक यू।